नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू बुक वाइज सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और अभी तक हमने इस पुस्तक से 33 क्लासेस को कवर कर लिया है। आज हम हमारी 34वीं क्लास शुरू करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? देखिए, जो इंपॉर्टेंट एक संगठन था गढ़वाल भ्रात मंडल, इसकी स्थापना कहां पे होती है? इसे लखनऊ में स्थापित किया जाता है। 1907 के अंदर इसे बनाया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मथुरा प्रसाद नैथानी। इनका नाम आपने याद रखना है। मथुरा प्रसाद नैथानी ने 1907 में लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना करी। ये जो गढ़वाल भ्रात मंडल है, इसका जो पहला अधिवेशन यानी इसका जो पहला सेशन होता है वो 1908 में होता है। वो हुआ था कोटद्वार के अंदर। तो स्थापना लखनऊ में 1907 में, पहला अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में। कुलानंद बर्थवाल उस समय इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो गढ़वाल भ्रात मंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? कुलानंद बर्थवाल। दूसरा अधिवेशन इसका टिहरी में होता है, प्रताप सिंह इसके अध्यक्ष बनते हैं। तीसरा अधिवेशन श्रीनगर में होता है, चक्रधर जुयाल इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, शुरुआत के 3 अधिवेशन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित किन संस्थाओं या सभाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना करी गई? देखिए, दुगड्डा में गढ़वाल सभा कब बनी थी, ये सवाल आएगा तो आप कहेंगे 1914 में बनी। इसको बनाने के लिए 2 संस्थाओं का विलय किया गया। इन 2 संस्थाओं में कौन कौन शामिल है? एक है गढ़वाल भ्रात मंडल जो बनी थी 1907 में, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। दूसरी संस्था थी गढ़वाल यूनियन। गढ़वाल यूनियन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था। इसे 1901 में तारादत्त गरोला ने स्थापित किया था। इन्हीं दोनों का विलय होता है 1914 में और गढ़वाल सभा बनाई जाती है। और ये जो नई संस्था बनी थी गढ़वाल सभा, इसका अध्यक्ष नारायण सिंह असवाल को बनाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर होगा बी और सी यानी ऑप्शन डी। ठीक है, जीबी पंत द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई? हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी? हैप्पी क्लब बेसिकली जनता में राजनीतिक जागृति है वो लाने के लिए स्थापित किया गया था। काफी कम उम्र में जीबी पंत ने हैप्पी क्लब को बनाया था। 1903 में इसकी स्थापना की गई थी अल्मोड़ा के अंदर। कहां पे? अल्मोड़ा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, गौरक्षणी सभा की स्थापना कब और कहां हुई थी? संस्थापक का नाम आपसे पेपर में पूछा गया था। जो गौरक्षणी सभा है ये 1907 में कोटद्वार में बनी थी और इसके संस्थापक जो थे धनीराम शर्मा इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन आता है कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? धनीराम शर्मा का नाम आपने ध्यान रखना है, वर्ष 1907 में। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला, गौरक्षणी सभा 1907 में धनीराम शर्मा द्वारा कोटद्वार में बनाई गई। पहला बिल्कुल सही है। 1919 में प्रताप सिंह नेगी और जोत सिंह नेगी ने क्षत्रिय सभा की स्थापना करी थी। ये वाला भी आपका सही है। जो क्षत्रिय सभा है 1919 में प्रताप सिंह नेगी ने और जोत सिंह नेगी के द्वारा बनाया गया था। 1909 में गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी अल्मोड़ा में। गलत है, 1903 में करी थी। आपको गलत ही पूछा है, यही वाला आपका उत्तर है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में उत्तराखंड की दूसरी यात्रा करी। ये वाला बिल्कुल सही है। लास्ट वीडियो में और पिछले कुछ क्लासेस में हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करी थी। उसी में हमने जाना था विवेकानंद जी के बारे में। 1890 में ये पहली बार उत्तराखंड यात्रा में आते हैं। अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में ये तपस्या करते हैं यहाँ पे। दूसरी बार ये 1897 में यहाँ की यात्रा करते हैं। 1898 में ये कसार देवी मठ में भी जाते हैं और शारदा मठ जो महिला सन्यासी होती हैं उनके लिए वहां पे स्थापित करते हैं। तो ये वाला भी आपका सही है। सरोला सभा की स्थापना कब और किसने करी थी?
गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसे बनाया गया था 1904 में तारादत्त गैरोला के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो सरोला सभा थी इसे यहाँ की पहली जाति आधारित या जातीय सभा माना जाता है। नाम है सरोला सभा। इसे तारादत्त गैरोला ने 1904 में बनाया था। ठीक है। स्वामी सत्यदेव द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई? स्वामी सत्यदेव के द्वारा अल्मोड़ा के अंदर, जगह का नाम भी आपने ध्यान रखना है, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की ये स्थापना करते हैं और किस वर्ष करी थी? 1913 में करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। शुद्ध साहित्य समिति इसे कब बनाया गया? 1913। कहां पर? अल्मोड़ा। और किसके द्वारा? स्वामी सत्यदेव के द्वारा। ठीक है। 1932 में अल्मोड़ा में किसने कुमाऊं समाज सुधार सम्मेलन आयोजित किया था? किसकी अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में कुमाऊं समाज सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा में आयोजित हुआ था? यह हुआ था बद्रीदत्त जोशी के नेतृत्व में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना क्या कहलाता था? देखिए, आज़ादी से पहले उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं, कूली बेगार प्रथा। यहां से भी कई सारे सवाल बनते हैं। अब अगले कुछ क्वेश्चन हमारे इसी प्रथा से संबंधित होंगे। कोशिश करेंगे बाकी के सभी सवालों में इस पूरी प्रथा को और इससे जुड़े सभी सवालों को इसी वीडियो में कंप्लीट करने की। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में उस समय जो कूली बेगार प्रथा थी, इसके अलग अलग रूप यहाँ पे चलते थे। एक थी कूली उतार, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी जब कहीं पर भी यात्रा करते थे तो उसमें उनका सामान फ्री में आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता था, उसका कोई भी पैसा नहीं मिलता था। वो था कूली उतार। एक था कूली बेगार। कूली बेगार के अंतर्गत फ्री में अंग्रेजों का काम करना पड़ता था, उनकी नौकरी करनी पड़ती थी, नौकर की तरह उनके साथ काम करना पड़ता था, जिसका पैसा नहीं मिलता था। इसे कहते थे कूली बेगार। तीसरा होता था कूली बर्दायाश। कूली बर्दायाश में जो भी अधिकारी आते थे तो वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो फ्री में राशन की व्यवस्था करें, यानी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना। तो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना क्या था? कूली बर्दायाश। कूली उतार में क्या है? निःशुल्क बोझा ढोना। कूली बेगार में क्या है? निःशुल्क उनके सभी कामों को करना। इसके अलावा एक और रूप, इन तीन के अलावा, तीन तो यही थी, इन तीन के अलावा एक और उस समय प्रचलित था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, हलक बेगार। बेसिकली उस समय इसे भी बेगार मजदूरी का ही एक हिस्सा माना जाता था। अंग्रेज 1891 तक डाक पहुंचाने के लिए बारी बारी बिना कोई पैसा दिए ग्रामीणों से काम करवाते थे। इसी को कहते थे हलक बेगार। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। मुख्य रूप से कूली प्रथा में यही तीन व्यवस्थाएं आती थी। कूली प्रथा के समाधान के लिए खच्चर सेना का गठन किसने किया था? कूली प्रथा के समाधान के लिए खच्चर सेना विलियम ट्रेल ने बनाई थी। किस वर्ष बनाई थी? 1822 में बनाई थी। अंग्रेजों के काल में इस प्रथा का और ज्यादा विरोध होने लगा। ट्रेल ने इसके समाधान के लिए खच्चर सेना का गठन किया। खच्चरों का इस्तेमाल उसने शुरू किया 1822 में, लेकिन सफल नहीं रहा। सवाल आता है, कूली प्रथा को हटाने का पहला प्रयास किस कमिश्नर ने किया? तो वो ट्रेल ने किया था। इसके बाद रैमजे के काल में रैमजे ने भी प्रयास किया और उसने आम जनता को परेशान करने के बजाय जो कैदी थे, जेल के कैदी, उनको कूली बेगारी में लगाया था। किसने? हेनरी रैमजे ने। ठीक है। निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था? कांग्रेस का नेशनल जो कन्वेंशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था उनका, कौन से वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में बेगार संबंधी प्रस्ताव लाया गया? ये लाया गया था 1893 का लाहौर अधिवेशन। 1893 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसी में जो उत्तराखंड में यहाँ पे चल रही थी कूली बेगार प्रथा, इसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाता है। कांग्रेस जब बनी थी 1885 में और इसका जब दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, उसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपसे ये भी पूछा जाता है। ज्वालादत्त जोशी उनका नाम था जिन्होंने भाग लिया। उन्होंने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में तो भाग लिया, उसके बाद 1887 में जब मद्रास में हुआ, 88 में जब इलाहाबाद में हुआ, 89 में बंबई में और 92 में जब इलाहाबाद के अंदर दोबारा हुआ, वहां पर भी हिस्सा लिया था, यानी एक से अधिक अधिवेशनों में भाग लिया। 1890 के अधिवेशन में हरिराम पांडे ने यहां का नेतृत्व किया था और 1893 का जब अधिवेशन हुआ लाहौर में, तो बेगार के विरुद्ध वहां पे प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है।
लॉर्ड कर्जन को कुली प्रथा संबंधी जानकारी निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? जो कर्जन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का वाइसरॉय था। 1903 के आसपास ये यहाँ पे कुमाऊं यात्रा में आता है। इस दौरान इसको कुली बेगार से संबंधित जानकारियां यहीं के लोगों के द्वारा दी गई, जिसमें किसका नाम आता है? दो लोग शामिल थे, एक थे गौरीदत्त बिष्ट और दूसरे थे नारायण दास। ठीक है, तो नारायण दास और गौरीदत्त बिष्ट के द्वारा मिलकर कर्जन को कुली प्रथा के बारे में जानकारी यहां से दी गई थी। ठीक है, 1903 के आसपास की ये घटना है। निम्न में से किस वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेगार को अवैध घोषित किया था? कुली बेगार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कब अवैध घोषित किया? ये किया था 1904 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1903 में अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव में लोग बेगारी देने से मना कर देते हैं। बाद में मामला हाईकोर्ट तक जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1904 में इस प्रथा को अवैध घोषित कर देता है। ठीक है, 1906 से फिर हरिराम पांडे और बद्रीदत्त जोशी के द्वारा इस प्रथा का नियमबद्ध तरीके से विरोध करना शुरू होता है। हालांकि विरोध बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन जो चिंगारी लगती है वो खत्याड़ी गांव से लगती है 1903 में, जो अल्मोड़ा में उन्होंने मना किया था। ठीक है, 1908 में किसके द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना करी गई? कुली प्रथा के समाधान के लिए कुली एजेंसी की स्थापना जोध सिंह नेगी के द्वारा की गई। इस एजेंसी का नाम कुली एजेंसी जो बनाई थी इन्होंने ट्रांसपोर्ट एवं सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ये नाम इसका रखा गया था। बेसिकली इसमें जो लोग हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया था और एक नियमबद्ध तरीके से बेगारी के लिए लोगों को भेजा जाता था। फिर यही संस्था उन लोगों को उनके काम के पैसे देते थे ताकि अंग्रेजों का भी काम बन जाए, उनको कुली मिल जाए और जो भी वो काम करें उनको पैसा भी मिल जाए इस संस्था के माध्यम से या इस कंपनी के माध्यम से। तो कुली एजेंसी किसने बनाई थी? ये बनाई थी जोध सिंह नेगी ने। 1908 में इसका गठन हुआ था। कुली एजेंसी को बनाने का विचार किसका था? यह विचार सबसे पहले गिरजादत्त नैथानी ने 1907 में दिया था। 1908 में जोध सिंह नेगी इसको बना देते हैं और इसके पहले सचिव बनते हैं। कुली एजेंसी के दूसरे सचिव तारादत्त गैरोला बनते हैं और तीसरे और अंतिम सचिव, तीन ही सचिव इसके रहे हैं, तीसरे वाले थे शालिग्राम सिंह, ये इसके अंतिम सचिव भी थे। 1908 में कुली एजेंसी बनती है और 1923 में इसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, 1923 में इसलिए खत्म किया गया क्योंकि आप जानते हैं 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्त की गई थी। गांव वालों के द्वारा बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में बागेश्वर में शपथ ली गई थी इसके विरुद्ध। अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक रूप से कुली प्रथा को 1923 में खत्म किया गया। उसी वर्ष कुली एजेंसी को भी खत्म किया गया। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली उतार प्रथा को 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? कुमाऊं परिषद के बारे में और कुमाऊं के अंदर या स्वतंत्रता से पहले उत्तराखंड में जो विभिन्न संगठन बने, संस्थाएं बनी, पार्टियां बनी, उनके बारे में भी हम आगे डीप में बात करेंगे। फिलहाल कुमाऊं परिषद के बारे में आप जानते हैं कि 1916 में यह बना था। कुली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए कि हम 2 साल के अंदर इसको खत्म कर देंगे, इसका प्रस्ताव कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में पारित किया गया था। कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन था वो 1918 में हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, यहीं पर इसे ये घोषित किया गया कि हम 2 साल के भीतर इसे खत्म कर देंगे। फिर 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन होता है कोटद्वार के अंदर बद्रीदत्त जोशी के नेतृत्व में। वहां पर भी प्रस्ताव आता है कुली बेगार संबंधी। वो प्रस्ताव किसने रखा था, ये सवाल बन जाता है। कुली बेगार से संबंधित प्रस्ताव कोटद्वार वाले अधिवेशन में मथुरादत्त नैथानी ने रखा था और उसी अधिवेशन में जंगलात से जुड़ा अधिवेशन एक प्रस्ताव भी आता है, क्योंकि उस समय जंगलात कानूनों का भी विरोध चल रहा था, जंगलों को लेकर के विरोध चल रहा था। जंगलात संबंधी जो प्रस्ताव था उसे प्रेम बल्लभ पांडे ने रखा था। दूसरे अधिवेशन में यह प्रस्ताव किसने रखा था इसका उल्लेख नहीं है, तो सिर्फ इतना याद करना है कि यहां पे 2 वर्ष के भीतर इसे समाप्त करने का प्रस्ताव यहां पे आया था। फिर तीसरे अधिवेशन में आता है जहां पर जो मथुरादत्त नैथानी थे वो इसका प्रस्ताव यहां पे रखते हैं। ठीक है, अगला, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था? देखिए, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन होता है 1920 में। हरगोविंद पंत के नेतृत्व में काशीपुर में यह अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो लाया गया था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है।
सभी अधिवेशनों के बारे में, किस अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, वो हम आगे जब कुमाऊं परिषद के बारे में, कुमाऊं कांग्रेस के बारे में जानेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल कुली बिगाड़ और असहयोग से जुड़े ये 2 अधिवेशन आपने ध्यान रखने हैं। कब हुए, किसकी अध्यक्षता में हुए, कहां पे हुए, पूछे जाते हैं। बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कूली प्रथा से अवगत कराया था? महात्मा गांधी को कूली प्रथा से अवगत कराने का जो काम किया था, ये जानकारी जो उनको दी थी, वो बद्रीदत्त पांडे ने दी थी। बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में कलकत्ता में महात्मा गांधी को इस प्रथा के बारे में, इस कुप्रथा के बारे में बताया था। ठीक है, और उनसे अनुरोध किया था कि वे कुमाऊं यहां पर आएं और इस प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में उनका साथ दें। गांधी जी के पास उस समय ज्यादा नहीं था, समय का अभाव था, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा था कि जैसे ही टाइम लगेगा वो जरूर यहां पर आएंगे। और उनके इसके बाद वापस ये आते हैं 1920 में काशीपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, वहां पर भी असहयोग आंदोलन पारित होता है, कूली प्रथा को लेकर के बात होती है। और फिर 1921 में जाकर के आंदोलन अपने चरम पे पहुंचता है। बागेश्वर में 13-14 जनवरी को सबके सामने शपथ ली जाती है, कई हजार लोग वहां पे मौजूद थे। बद्रीदत्त पांडे अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं और फिर जितनी भी कूली प्रथा से संबंधित रजिस्टर्स थे उन सबको सरयू नदी में बहा दिया जाता है और कूली प्रथा को खत्म करने की घोषणा आंदोलनकारियों के द्वारा की जाती है। इसी दिन से कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी कहा जाने लगा था। और इस आंदोलन में बिना हिंसा के इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया था, कूली प्रथा को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि 2 साल बाद अंग्रेजों ने भी आधिकारिक तौर पर इसे खत्म कर दिया था। गांधी जी ने इस घटना को, ये जो कूली बेगार आंदोलन हुआ था खासकर 1921 में, इसको रक्तहीन क्रांति कहा। इसको भी ध्यान रखना, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट किसे कहा जाता है? देखिए, असहयोग आंदोलन भी उसी दौरान शुरू हो रहा था देश में। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट ये कहा जाता है कूली आंदोलन को। जो कूली बेगार आंदोलन था इसे कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, अगर ये सवाल बन जाए तो? इसे असहयोग आंदोलन की पहली ईंट स्वामी सत्यदेव के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कूली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? किसने कहा था कूली आंदोलन को रक्तहीन क्रांति? ये महात्मा गांधी ने कहा। और असहयोग आंदोलन की पहली ईंट स्वामी सत्यदेव ने कहा था। कूली बेगार के विरोधकर्ता व स्थान का सही युग्म कौन कौन से हैं? देखिए, जब 1921 में इस आंदोलन को खत्म करने की घोषणा करी गई, जगह जगहों पर कूली बेगारी का विरोध होना शुरू हुआ। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के नेतृत्व में चमेटा खाल में इसका विरोध किया गया। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में ककोड़ा खाल में इसका विरोध किया गया। क्वेश्चन आया भी था, ककोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। इसके अलावा देहरादून में चक्राता छावनी में बैलगाड़ियों से सैनिकों के लिए जो सामान जाता था उसका भी विरोध किया था पंडित मुकुंद राम ने। इसको भी ध्यान रखना है। तो तीनों यहां पे आपके सही सुमेलित हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी पूछा जाता है। हमने अभी देखा कि किसने कहां पे नेतृत्व किया था। पिथौरागढ़ में बेगार आंदोलन का नेतृत्व प्रयागदत्त पंत ने किया था। इसे भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आता भी है कि पिथौरागढ़ में गांधीवादी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो प्रयागदत्त पंत को माना जाता है। ठीक है, एक पुस्तक भी कूली प्रथा के ऊपर लिखी गई है, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा। यह पुस्तक डॉक्टर शेखर पाठक की है, उनका नाम भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, पूरे फैक्ट के साथ यहाँ पे देखने का प्रयास किया और इनको कवर करने का प्रयास किया और ऐसे देखने की कोशिश करी कहानी के रूप में चीज़ों को लिंक करके, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।